लिंक लिस्ट पे कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो कल हमने बड़ा ही बेसिक प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने लिंक लिस्ट की कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश की थी। उसी के कंटिन्यूटी में कल का प्रोग्राम बहुत ही बेसिक था, जिसमें हमने कुछ एजम्पशंस मान लिए कि हमारा लिंक लिस्ट स्टैटिक है, पहले से हमें नंबर ऑफ़ काउंट पता है, और हमें पहले से नंबर ऑफ़ काउंट पता था उसमें, और हमने अकॉर्डिंगली उसको प्रोग्राम कर दिया था। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब एक और पॉइंट कि अभी तक ये लिंक लिस्ट हमने कल के प्रोग्राम में इसको स्टैटिक माना था, लेकिन असल में आगे चल के वो स्टैटिक नहीं होने वाला है। मेन यूटिलाइजेशन लिंक लिस्ट का तभी आएगा जबकि मैं उसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराऊंगा। अगर मुझे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराना है तो उस केस में आपको मेलॉक फंक्शन आप जानते हैं, उसका आपको यूज़ करना होगा। तो ज़रा सा मैं थोड़ा सा मेलॉक के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए, लिंक लिस्ट को बनाने के लिए अगर कल का प्रोग्राम समझ में आया है, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, तो आपको उसके समझेंगे मैंने किया उसमें, करा क्या उसमें हमने। अगर अभी तक की हम अपना लिंक लिस्ट की बात करें तो हमने देखा कि हमने सबसे पहले एक नोड बनाया। आप सिर्फ प्रोसेस को समझने की कोशिश करें कि हम कर क्या रहे हैं। हमने एक पहले तो नोड का स्ट्रक्चर डिसाइड किया, नोड स्ट्रक्चर डिसाइड किया पहले पॉइंट में। फिर हमने नोड क्रिएट किया, और फिर हमने आफ्टर क्रिएशन ऑफ द नोड हमने लिंक लिस्ट बना दिया। वी क्रिएटेड द लिंक लिस्ट। कैसे बनाया? बाय असाइनिंग डेटा एंड appropriate लिंक फील्ड, ये हमने बना दिया। मतलब ये 3 स्टेप आपको हमेशा स्ट्रक्चर बना लेना है। पहले स्ट्रक्चर डिसाइड करना है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। तो कल के भी केस में हम जो स्ट्रक्चर लेके चले थे, हैविंग 1 डेटा पार्ट एंड 1 लिंक पार्ट, ये स्ट्रक्चर लेके चले थे हम नोड का। तो अकॉर्डिंगली हमने सी में उसको डिफाइन भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ दी स्ट्रक्चर। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बना उससे हमने नोड बनाया। अब हम इस सेकंड पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, नोड क्रिएशन पर। कल की क्लास में हमने देखा था कि ये जो मेरा नोड क्रिएशन है, इट वाज नंबर ऑफ नोड्स वाज नोन एट द स्टार्ट। मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब क्या चेंजेस आने वाले हैं? जो नंबर ऑफ नोड्स हैं स्टार्ट में पता है मुझे, आर नोन, नंबर ऑफ नोड्स आर नोन एट द स्टार्ट। या ऐसा हो सकता है नंबर ऑफ नोड्स आर नॉट नोन, पहले से हमें नहीं पता। जब मुझे पहले से पता है तब मैंने इसको स्टैटिक बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे नंबर ऑफ नोड्स पहले से नहीं पता है, रन टाइम पर ही पता लगने वाली है कि कितने नोड बनाना चाहता है यूज़र, तो उसको मैंने डायनेमिक बोल दिया। दैट इज़ नोन एज डायनेमिक। अब स्टैटिक के लिए आपको पता है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कराने के लिए सिंपली आप उस डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। अगर स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कराना है तो मेमोरी एलोकेशन के लिए आपको स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कराने के लिए, मेमोरी हमेशा वेरिएबल्स को एलोकेट होता है, तो आप
सिंपली उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। कल करा भी था, स्ट्रक्चर बनाया था, उसका मैंने n1 n2 n3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। स्टैटिकली कंपाइल टाइम पर मेमोरी रिजर्व्ड हो गई और एलोकेट हो गया। लेकिन डायनेमिक टाइम पर अगर आपको एलोकेट करना है तो मैं ये वाला काम नहीं कर सकता कि मैं वेरिएबल डिक्लेयर्ड कर दूँ। मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं कर सकता। अगर मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि वेरिएबल्स के लिए जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड होते हैं उनके लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो दैट इज़ बीइंग डन एट द कंपाइल टाइम, कंपाइलेशन के टाइम पर ही एलोकेट कर दी जाती है। तो अगर मुझे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराना है तो मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट, मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराना है और पूरे प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होगा, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन हम इस सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं कि नोड क्रिएशन डायनेमिक होने वाला है। और फिर मैं जो नोड क्रिएट होगा उसके बाद जैसे कल मैंने डेटा पार्ट और लिंक पार्ट असाइन किए थे, मैं इस बार भी डेटा पार्ट और लिंक पार्ट असाइन कर दूंगा। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कराने के लिए वी डू हैव अ फंक्शन नेम्ड एज malloc। हमें स्पेसिफिकली malloc का ही यूज़ करते हुए मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं डायनेमिकली। अब ये लिंक लिस्ट का ही केस नहीं है, ये लिंक लिस्ट का किसी भी प्रोग्राम में डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराना है। आप malloc का, आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं डायनेमिक इन नेचर जो कि रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करे, मैं malloc के थ्रू कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको malloc को समझने की ज़रूरत है कि malloc कैसे, क्या रिटर्न करता है। अब देखिए, अब malloc क्या रिटर्न कर रहा है, फ्री स्पेस रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम स्पेसिफिकली malloc की बात कर रहे हैं। अब malloc क्या दे रहा है मुझे, फ्री स्पेस। अब कहीं पर फ्री मेमोरी है, उस मेमोरी फ्री स्पेस में से वो मुझे फ्री स्पेस अमाउंट जितना मांगा है आपने वो रिटर्न कर देता है। तो कहाँ से रिटर्न करता है malloc, डायनेमिक एलोकेशन कहाँ से होता है, वो मेमोरी के हीप पोर्शन से होता है। मेमोरी के हीप पोर्शन। अब हीप क्या होता है ये आगे बात करेंगे, फॉर द टाइमिंग आप इतना समझ लें। मेमोरी का एक एरिया होता है हीप, उस हीप पोर्शन में से फ्री स्पेस एलोकेट किया जाता है। तो आप पहले तो ये समझें कि जब भी फ्री स्पेस चाहिए, अब यूज़र ने फ्री स्पेस चाहिए कब चाहिए, जब वो क्रिएशन करना चाहता है। अब देखिए, यूज़र को फ्री स्पेस से मेमोरी चाहिए, यूज़र टू रिक्वायर्ड मेमोरी फ्रॉम द फ्री स्पेस, कब, जब वो क्रिएट करना चाहता है। और जब वो डिलीट करेगा तब स्पेस फ्री करेगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। जब यूज़र को क्रिएशन करना है तब तो उसे फ्री स्पेस चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस है यूज़र के पास डिलीशन का, जब यूज़र डिलीट करता है तो वो फ्री स्पेस क्रिएट भी करता है। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरी बात सुन पा? हीप पोर्शन मतलब? बेटा, हीप पोर्शन का मतलब मेमोरी का एक एरिया होता है जिसको हीप बोला जाता है। दैट इज़ यूज टू एलोकेट डायनेमिक मेमोरी। आपने हीप का, आपने मेमोरी का स्ट्रक्चर देखा होगा ना जब सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। सपोज इट इज़ अ मेमोरी, मेमोरी का एक पोर्शन तो रिजर्व्ड है फॉर योर कोड सेगमेंट, जैसे कोड सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर आपके जो आपने स्टेटमेंट लिखे हैं कोडिंग में वो स्टोर है। एक पोर्शन आपका स्टैक के लिए रिजर्व्ड है। अब स्टैक का यूज़ हम देख चुके हैं, जब भी फंक्शन कॉल होना है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में जाकर स्टोर होना है। तो यहाँ पर फंक्शन रिलेटेड आइटम्स स्टोर होने हैं। ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मेमोरी बना रहा हूँ। ठीक है, मेमोरी इज पार्टीशनड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट पोर्शन में मेमोरी जो है वो डिवाइडेड होती है। मेमोरी का एक पोर्शन यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ओएस के लिए। आपने जो भी विंडोज़ इंस्टॉल किया है वो लोड होता है मेन मेमोरी में, तो आपके मेन मेमोरी का एक पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व्ड है। अब बाकी बचे हुए में से एक पोर्शन कोड सेगमेंट के लिए रिजर्व्ड है, यहाँ पर आपका यूज़र डिफाइंड कोड लिखा हुआ है। जब आपने
हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड कंपाइल करने के बाद मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर आपके कोड सेगमेंट में वो मशीन कोड के करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। यहीं से प्रोसेसर फेच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो एक पोर्शन है कोड सेगमेंट, यहाँ पर यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। एक सेक्शन है स्टैक, यहाँ पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। एक पोर्शन होता है जहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। इसी तरह एक पोर्शन होता है हीप, जहां से कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की जाती है प्रोग्राम के लिए। ये वाला पॉइंट समझ में आया? फ्रॉम द हीप। सर हीप की जगह कोई और डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता? बड़ा हीप ही होता है ये। जो चीज़ बनी हुई है, बनी बनाई है, उसको तुम कैसे कह रहे हो कि सर मैं कोई और डेटा स्ट्रक्चर, इसका नाम ही हीप है, यहाँ से डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है। ओके सर। अब हीप क्या होता है मैंने ये नहीं बताया है आपको, है ना। हीप क्या होता है ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है कि हीप होता क्या है। सिर्फ आपको मैंने ये बताया है कि हीप एक मेमोरी का पोर्शन है जहाँ से मेमोरी जब भी डायनेमिकली मांगी जाएगी, दैट मीन्स थ्रू अ मैलॉक और कैलॉक फंक्शन, जब भी मेमोरी डायनेमिकली मांगी जाएगी, तो इट इज़ द पोर्शन फ्रॉम वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम विल एलोकेट द मेमोरी। यहाँ से ही हीप पोर्शन से ही डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन दिया जाएगा। वो यहाँ से कोड सेगमेंट की मेमोरी रिटर्न नहीं कर सकता, स्टैक सेगमेंट की मेमोरी रिटर्न नहीं कर सकता, ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए रिजर्व पोर्शन है मेमोरी वहाँ से रिटर्न नहीं कर सकता। तो लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट जो डायनेमिक टाइम पर मांगा जाना है, वो रिटर्न जो करेगा वो हीप सेगमेंट से करेगा। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। सर हीप प्रोग्राम तो स्टैक में स्टोर होगा, और प्रोग्राम heap के कहाँ बाद स्टैक क्यों में? स्टैक फिर जाएगा? अभी फिर नहीं सुन रहे, प्रोग्राम क्यों स्टैक में स्टोर होगा? अभी ये मशीन कोड वाला नहीं सुना, ये कंपाइल कोड सेगमेंट नहीं सुना, ये लिखा ना ये कोड सेगमेंट। ओके। अरे बात भाई, मेरी बात को सुना भी करो। अभी तो बोला कोड सेगमेंट, मशीन कोड आपने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद आपने जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा है वो कहाँ पर है? वो हार्ड डिस्क पर है। .c एक्सटेंशन से सेव कर दिया, वो हार्ड डिस्क पर है। हार्ड डिस्क से .c से सेव कर दिया है आपने प्रोग्राम, वो हार्ड डिस्क पर स्टोर है। हार्ड डिस्क पे स्टोर होने के बाद, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होने के बाद, इट इज़ बीइंग लोडेड। जब आप उसको रन करने जा रहे हैं, इट इज़ बीइंग लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। तो कहाँ पर लोड होगा? कोड सेगमेंट में स्टोर होगा मेमोरी के। और यहाँ पर है क्या? यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं है, कंपाइल हो चुका है, मशीन कोड का प्रोग्राम बन चुका है, वो इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में है। अरे पढ़ रहे हो भाई, सीओ पढ़ रहे हो अभी आप लोग। सीओ में वहाँ पर देखा है कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और इंस्ट्रक्शन साइकिल वहाँ पढ़ लिया होगा, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो सीपीयू कहाँ से एक्सेस करता है इंस्ट्रक्शंस को? सीपीयू मेन मेमोरी से एक्सेस करता है इंस्ट्रक्शंस को। क्या वो हाई लेवल के लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है? नहीं जी, वो हाई लेवल के इंस्ट्रक्शंस को फैच नहीं करता है, वो फैच करता है मशीन लेवल के इंस्ट्रक्शंस को। सीपीयू इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन मशीन कोड सेल्फ। ये सिर्फ अपने आप में मशीन कोड के इंस्ट्रक्शंस को ही समझ रहा है। तो आपका जो प्रोग्राम लिखा है वो कोड सेगमेंट में है। स्टैक में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉल रिलेटेड एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टोर्ड है। बहुत बार बता चुका हूँ, हमने जब रिकर्शन पढ़ा था तब ये बहुत बात भी की थी एक्टिवेशन रिकॉर्ड की। ये फंक्शन कॉल के रिस्पॉन्डिंग स्टैक पोर्शन में है। मुद्दा ये नहीं है, मैं आपको ये मेमोरी सेगमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये आपको सी में पढ़ लेना था। जब आपने सी पढ़ा था उस समय ये बात डिस्कस होती है कि कौन सा पोर्शन सी प्रोग्राम का कहाँ पर स्टोर होता है। मुद्दा सिर्फ ये है बताने का कि जब मैं मैलॉक का यूज़ करता हूँ तो मेरे पास, वैसे बताने का ये भी कोई यूज़ नहीं है अभी आपके लिए कि ही पोर्शन से एलोकेट होता है, पता होना चाहिए बस कि ही पोर्शन से एलोकेट होती है मेमोरी। तो उसके बाद अब बात चल रही थी कि नोड बनाना है। नोड बनाने के लिए आपने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया और आपको डायनेमिक टाइम पर, रन टाइम पर उतने अमाउंट का मेमोरी चाहिए। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, मैलॉक फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्मॉल में है फंक्शन
दैट मीन्स मैलॉक। और मैलॉक में आपको पास, अब ध्यान से सुन लेना उसको, मैलॉक में पास करना होता है साइज, कितने साइज का आपको मेमोरी चाहिए। मैलॉक में पास करना होता है साइज, कितने बाइट्स का आपको हीप से फ्री स्पेस चाहिए। मैलॉक विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ द चंक ऑफ मेमोरी फ्रॉम हीप, हीप से रिटर्न करेगा। कितना रिटर्न करेगा? जितने साइज का आप मांगोगे। सपोज मैंने यहाँ पर 8 बाइट्स पास कर दिया, तो यहाँ से हीप में से फ्री स्पेस में से 8 बाइट का एक चंक का स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करेगा। ये अपने आप में एड्रेस रिटर्न करेगा, ये एड्रेस दे देगा आपको। ये लो जी, 8 बाइट के फ्री स्पेस का एड्रेस आपको प्रोवाइड करा देगा। और एक बार आपको मेमोरी का एड्रेस मिल गया तो आप उसके साथ कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसी मैलॉक को यूज़ करने के लिए अब आपको कितना एड्रेस, कितना साइज़ चाहिए, ये डिपेंड करेगा नोड का स्ट्रक्चर पर। कल भी हमने बात किया था कि कितने साइज़ का आपको कितना नोड बनाना है। नोड बनाना है तो फ्री स्पेस कितना चाहिए? उस नोड के बराबर का। तो अगर आपके नोड के बराबर का फ्री स्पेस चाहिए तो आप इसको लिखेंगे मैलॉक। और क्योंकि साइज़ या तो आपको पता हो वो पास कर दो। जब आपको साइज़ नहीं पता है तो सी में एक ऑपरेटर प्रेजेंट है मेरे पास, साइज़ ऑफ, जो कि साइज़ रिटर्न कर देता है। और कल आपने डेटा टाइप बनाया था, अब स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखना। कल जो हमने प्रोग्राम बनाया था उस स्ट्रक्चर को आप अपने दिमाग में रखें कि आपने लिखा था वहाँ पर स्ट्रक्ट एसएल, उसके अंदर एक इंट टाइप का, एक पॉइंटर टाइप का, सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर, और यहाँ पर हमने लिखा था नोड। ठीक है, तो अब मैं सब जगह बात कर रहा हूँ कि मैंने नोड टाइप का डेटा टाइप क्रिएट कर लिया है। दिस वाज टाइप डेफ, मैंने नोड टाइप का डेटा टाइप क्रिएट कर लिया। पूरी इस डिस्कशन में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो डेटा टाइप है वो नोड टाइप का है। तो आपको जब ये चाहिए कि कितना एड्रेस, कितना बाइट्स का एड्रेस चाहिए, आप सिंपली इस साइज ऑफ में डेटा टाइप पास कर सकते हैं। साइज ऑफ इंट पास कर दोगे इसके अंदर, तो इंट जितना साइज ले रहा है 2 बाइट 4 बाइट डिपेंडिंग अपॉन दी मशीन, वो यहाँ पर 4 बाइट रिटर्न करेगा। मैलॉक के अंदर 4 रिटर्न होगा और 4 बाइट की मेमोरी फ्रॉम दी हीप का एड्रेस रिटर्न कर देगा। अभी मुझे नहीं मालूम कितना है साइज़, तो मैं सिंपली वही टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा और यहाँ पर साइज़ ऑफ अपना यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप पास कर दूँगा। मेरा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है नोड। अब इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप नोड कहाँ से आया था, और ये बंद कर दिया। तो इस साइज ऑफ ने तो नंबर ऑफ बाइट्स निकाला और नंबर ऑफ बाइट्स को पास कर दिया इस ब्रैकेट में। दैट मीन्स मैलॉक के अंदर नंबर ऑफ साइज पास कर दिया। अब ये जो भी साइज आया है उस साइज का फ्री स्पेस का, मेमोरी स्पेस का ये एड्रेस रिटर्न करता है, अभी मैंने बताया। लेकिन खास बात है इसके लिए कि ये जो एड्रेस रिटर्न करता है ये अपने आप में इसका डेटा टाइप वॉइड होता है। दोबारा सुन लो इस स्टेटमेंट को कि ये जो एड्रेस रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप वॉइड होता है। अगर उसका डेटा टाइप वॉइड है तो आपको उसको करना होता है टाइप कास्ट। अब देखो करना क्या चाह रहे हो कि एड्रेस आ जाए और एड्रेस को मैं एक पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा लूँ। पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा लूँ, वो मेरे पास पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में स्टोर्ड हो गया एड्रेस, तो फिर मैं उसके साथ कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं किसी के साथ भी उसको अटैच कर सकता हूँ, उसको कहीं से भी डिलीट कर सकता हूँ। एक बार मेरे पास पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में आ गया। अब लेकिन खास बात है, क्योंकि आपको नोड का एड्रेस चाहिए तो यहाँ पर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल नोड टाइप का होगा।
तो आपको इसको नोड पॉइंटर में कन्वर्ट करना होगा। मैलॉक जो रिटर्न कर रहा है वो वॉइड टाइप का रिटर्न कर रहा है, आपको इसको नोड पॉइंटर में कन्वर्ट करना, नोड टाइप के एड्रेस में कन्वर्ट करना होगा, टाइप कास्ट करना होगा। तो टाइप कास्ट के लिए नोड, क्योंकि मेरा डेटा टाइप था, पॉइंटर टाइप वेरिएबल में टाइप कास्ट कर रहे हो, एंड ये कर दिया टाइप कास्ट। दिस इज योर टाइप कास्टिंग। रिटर्न कर रहा था, दिस इज योर टाइप कास्टिंग। किस टाइप में टाइप कास्ट किया है आपने? अपने डेटा टाइप में। अब ये टाइप कास्ट करते ही ये जो एड्रेस आ रहा है ये अपने आप में नोड टाइप का बन गया। अगर ये नोड टाइप का एड्रेस आ गया, क्योंकि यहाँ से राइट हैंड साइड से एड्रेस रिटर्न हो रहा है, मैलॉक एड्रेस रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर नोड टाइप का एड्रेस आ गया, नोड टाइप मैंने टाइप कास्ट किया का एड्रेस आ गया। अगर ये नोड टाइप का एड्रेस आ गया तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू ऑपरेटर में नोड टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में, नोड टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में इसको स्टोर करा सकता हूं। नोड टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में इसको स्टोर करा सकता हूं। और एक बार मेरे पास नोड टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में ये स्टोर हो गया तो कुछ ऐसा सा बन गया कि फ्री स्पेस, अगर मैं इसी को डायग्राम की फॉर्म में देखना चाहूँ तो मेरे पास जो फ्री स्पेस आया था वो आया था एक, जो मेरे पास एड्रेस आया था वो आया था एक फ्री स्पेस का, जिसका कि ये पोर्शन था, और इसका एड्रेस जो रिटर्न हुआ, इसका एड्रेस रिटर्न किया था मैलॉक ने, और मैंने इस एड्रेस को स्टोर करा दिया एक सपोज पीटीआर में। तो पीटीआर वुड बी पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर नोड। तो अब ये एक नोड बन के आ गई डायनेमिक टाइम पर। अब मैं इसी को कहूँगा कि ये मेरे पास नोड बन के आ गई एक डायनेमिक टाइम पर, क्योंकि अब एक नोड का फ्री स्पेस आ चुका है, पॉइंटर पीटीआर उसको पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस को स्टोर करा दिया है, तो जैसे पीटीआर वुड बी पॉइंटिंग टू दैट नोड। अब मुझे इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, इंसर्शन करना है इस नोड का, मैं कहीं भी इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्शन कल देखा था आपने कि इंसर्ट कैसे करते हैं एक नोड को दूसरे के लिंक पार्ट में। बता, कोई डाउट है इसमें? सर हाँ सर, अगर इसमें हम टाइप डेफ नहीं लिखते, सिंपल स्ट्रक्चर बनाते थे स्ट्रक्ट एसएल, तो जो लाइन है मैलॉक साइज ऑफ, तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट एसएल लिखते हैं, एसएल लिखते हैं? स्ट्रक्ट एसएल लिखते, स्ट्रक्चर के बराबर का चाहिए ना। और सर ये जो स्टार्टिंग में नोड स्टार लिखा है उसकी जगह पे स्ट्रक्ट एसएल, हाँ जी, तो पॉइंट। हाँ ओके सर। और कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं समझ में आया तो पूछ लो। समझ में आया नहीं होगा वैसे, ये चीज़ ऐसी है नहीं कि आप एक बार में समझ पाएं। सुन भी रहे हो मेरी बात? यस सर। सर ये एड्रेस पास करेगा ना? कहाँ पर एड्रेस पास करेगा? सर मैलॉक रिटर्न के करेगा सर एड्रेस। हाँ एड्रेस लिखा है, ये मैंने स्लाइड में देखोगे, यहाँ पर पहली लाइन से लिखना चालू किया मैंने, मैलॉक एड्रेस रिटर्न करेगा। जब एड्रेस बेस एड्रेस, हाँ स्टार्टिंग एड्रेस, बेस एड्रेस उस मेमोरी चंक का, हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस ही रिटर्न करते हैं सब। 4 बाइट ले रहा है, अगर इंट लेता मैं यहाँ पर और वो 4 बाइट ले रहा होता तो वो 4 बाइट नहीं रिटर्न करता है, 4 बाइट का स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करता है हर बाइट का। सर ये भी कंटिन्यूअसली स्टोर कर। हाँ ये तो भाई एक नोड, अब एक एड्रेस मांगा है आपने, फिर कंटिन्यूटी की बात बेटा कहाँ से आई? आपने कहा मुझसे कि भाई इतना फ्री स्पेस दे दो, क्या आप इसमें भी चाहते हैं कि सर ये जो 4 बाइट है, एक बाइट एक लोकेशन से दूसरी बाइट एक लोकेशन से आए? क्या ऐसा चाहते हो? आपने मांगा ही कितना, 4 बाइट मांगा, ये फ्री स्पेस था। आप फ्री स्पेस था, ये हीप है, फ्री स्पेस है, तो यहाँ से आपने 4 बाइट अगर मांगा है कि 4 बाइट दे दो मुझे, तो आप क्या चाहते हो? एक बाइट यहाँ से आए, दूसरा बाइट यहाँ से आए, तीसरा बाइट यहाँ से आए और चौथा बाइट यहाँ से आए। अगर सपोज ऐसा रिटर्न कर रहा होता वो, तो क्या उसको एक एड्रेस देकर काम चल जाता? बोले जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे। नो सर, नो सर।
अगर ये 4 डिफरेंट लोकेशन से एड्रेस का रिटर्न दे रहा होता, 4 डिफरेंट लोकेशन की मेमोरी रिटर्न कर रहा होता, और रिटर्न तो एक ही एड्रेस करेगा। अब रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न स्टेटमेंट 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है, सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न एक वैल्यू करेगा फंक्शन, इसका मतलब एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो मैलॉक भी मेरे पास एक फंक्शन है जो कि एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अगर एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है और 4 डिफरेंट लोकेशन से होता तो भाई कैसे काम चल जाता। इसका तो एड्रेस आ गया, बाकी 3 का कैसे एक्सेस करूंगा, ये कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो ऑब्वियसली बात है, कल भी तो बात हुआ था भाई, एक चंक स्ट्रक्ट नोड एक है वैल्यू, ये कंबाइंड यूनिट मैंने तभी बनाई थी कि ये नोड एक वैल्यू है। अगर ये आपने अलग अलग बनाया होता तो आपको अलग अलग मेमोरी एलोकेट करानी पड़ती। आपने इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लेते जिसको डेटा बोल रहा हूँ, और स्ट्रक्ट एसएल टाइप का पॉइंटर ले लेते। अगर आपको ये कंबाइंड नहीं करते इस यूनिट को स्ट्रक्चर में, तो आप एक साथ मेमोरी एलोकेट नहीं करा पाते। तो फिर आप मैलॉक से डेटा के लिए मांगते और मैलॉक से आप इस पीटीआर के लिए मांगते, और मैलॉक से डेटा और पीटीआर के लिए रिटर्न तो हो जाता। 2 बार मैलॉक कॉल करते और उस 2 बार के बाद एक तो वो डेटा के लिए रिटर्न कर देता, एक चंक डेटा के लिए रिटर्न कर देता, और एक वो पीटीआर के लिए रिटर्न कर देता। अब क्या करूं इनका दोनों का अलग अलग का? क्या इन दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन है? आप ये कह पाओगे कि ये वाला पीटीआर फर्स्ट नोड का लिंक पार्ट है? मैंने नोड बनाया, जब 2 नोड बनाए तो मैंने बोला ये n1 बनाया, ये मैंने n2 बनाया, तो मैंने बोला कि ये लिंक पार्ट नोड 1 का है। अगर ये अलग अलग होते तो क्या आप इसको बोल पाते कि ये नोड पार्ट लिंक 1 का है? नहीं बोल सकते थे आप। बात आती है समझ में? तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एक कंबाइंड यूनिट है। एक हफ्ते से 10 दिन से बात कर रहे हैं, 20 दिन से बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मेरा एक कंबाइंड यूनिट है। आप लोग उसको देखते अलग अलग, पता नहीं क्यों हो। और कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो, लेकिन ऐसे वाले डाउट मत पूछो कि सर स्ट्रक्चर के अंदर एक अलग अलग है, साथ में है। आप लोग विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रक्चर को, प्रॉब्लम ये हो रही है। सर हाँ सर नोड टाइप के सर वो वॉइड टाइप का एड्रेस था सर, उसको हमने टाइप कास्ट करके वो बदला था दूसरे उसमें। हाँ, तो सर ऐसे किसी की भी एड्रेस को बदल सकते हैं? मेरा वॉइड टाइप का होगा तो मैं उसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ। अच्छा, वॉइड का होगा तो ही कर सकते हैं। तो करके देखा है, ये काम करके देखा है कभी? अरे ये बताओ, ये वाला काम करके देखा है? सर मैं लोग का यूज़ तो नहीं किया कभी। अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि करके देखो। मैंने कल भी यही कहा था आपके, मैं क्या कह रहा हूँ कि कल भी मैंने प्रोग्रामिंग के लिए आपको यही कहा था कि भाई करके तो देखो। बिना करे ये क्वेश्चन आपके ख़त्म नहीं हो सकते कि हम किसको टाइप कास्ट कर सकते हैं, किसको टाइप कास्ट नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे। मैं वही आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये आप लोग मेन टॉपिक से भटक जाते हो, मेन मुद्दे से भटक जाते हो। अब चिंता इस बात की हो रही है कि मैं और किसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ। टाइप कास्ट अभी आज तक किसी को किया नहीं है, और मैं कह रहा हूँ एक को तो बेटा टाइप कास्ट करके देख। सर मैं एक को तो नहीं करूँगा, बाकी की चिंता है कम करो। जो बता रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करो, वो करके देखो। 4 प्रॉब्लम आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी जब आप करके देखोगे। करके तो देखो, मैं बोल तो रहा हूँ, एक बार वॉइड बनाओ तो, एक बार मैलॉक बनाओ तो, और वहाँ पर नोड स्टार नहीं लिखना। फिर पता लगेगा, एरर आएगी, तब पता लगेगा कि क्या बोल रहा है वो, और तब मेरी बात समझ पाओगे कि सर ने ऐसा करने के लिए क्यों बोला था। कल के ही प्रोग्राम में कुछ मत करना। कल का जो प्रोग्राम है, मैंने को अभी, मैं आज भी लिख सकता हूँ प्रोग्राम, लेकिन कल के ही प्रोग्राम में अब क्या करना, मैलॉक का यूज़ कर लेना। सेम, कोई चेंज नहीं है। अब देखो कल का प्रोग्राम, जो कल का प्रोग्राम था लिखा नहीं है हमने। अब इस मैलॉक का यूज़ आप अपने आप करके देखें। स्ट्रक्ट बना लिया था कल, ये डिफाइन कर दिया था मैंने, मेन बना लिया था,
अब मेन बनाने के बाद आपने इसका नोड टाइप का डेटा टाइप बना लिया था। नोड टाइप का डेटा टाइप बनाने के बाद एक तो नोड टाइप का पॉइंटर टाइप वेरिएबल स्टार्ट बना लेना। स्टार्ट की मुझे हमेशा ज़रूरत ही पड़ेगी, इसको नल असाइन कर देना। अब इसके बाद आप यूज़र से मांगना, डू वाइल में लिख देना, डू वाइल में लिख देना, चॉइस मांग लेना यूज़र से। जब तक कि उसकी चॉइस नो नहीं हो जाती तब तक इस डू वाइल को, जब तक कि उसकी चॉइस यस रहती है, इक्वल टू ये लिख लेना, मैं पूरा सिंटैक्स नहीं लिख रहा हूँ। जब तक कि उसकी चॉइस यस रहती है तब तक मैं क्या करूँ, आप यूज़र से मांगो डू यू वांट टू इंसर्ट अ नोड, आप एक इंसर्ट करना चाहते हैं। उसने यस कहा, जैसे ही यस किया उसने मैलॉक को कॉल करो। मैलॉक को कॉल करने के लिए मैंने अभी बता दिया, इसके अंदर साइज ऑफ पास कर देना, किसका, नोड का। क्या रिटर्न करेगा, ये एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा। किस साइज़ का रिटर्न करेगा, मेमोरी चंक के किस साइज़ का करेगा, इस नोड के साइज़ का करेगा। इसको टाइप कास्ट करना। अब मैं नोड लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यहाँ नोड ही लिखा जाना है, यहाँ वो आना है जो ये बना है। ये और ये मैच होने चाहिए, ये और ये मैच होने चाहिए। आप अगर यहाँ पर n ले रहे हैं तो आपको अब ये समझ में आना चाहिए प्रोग्रामिंग में कि अगर मैंने यहाँ पर n लिखा है, अगर आपने यहाँ पर n देख लिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि साइज ऑफ n, दैट मीन साइज ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर में यहाँ पर n होगा और मैंने इसको टाइप कास्ट n से करना होगा। इक्वल टू, अब एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल में स्टोर कराना होगा, तो ptr, क्योंकि मैंने नोड टाइप में कन्वर्ट कर दिया है तो ये जो ptr है ये भी अपने आप में नोड टाइप का होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर एक और पॉइंटर टाइप वेरिएबल होगा जिसको मैं ptr बोल रहा हूँ। ऐसा लिखते ही क्या हुआ कि एक नोड बन जाएगा जो कि ptr पॉइंट आउट कर रहा होगा, उसका एड्रेस ptr के पास होगा। अब पहला काम का क्या होगा, स्टार्ट में पहली, ये सपोज अगर पहली नोड है तो स्टार्ट में ptr का एड्रेस आना है। ptr के पास एड्रेस है, सिंपली स्टार्ट इक्वल टू ptr कर दोगे। ऐसे करने से क्या होगा, ptr के पास एड्रेस था, किसका, वो नई नोड जो कि मेन मेमोरी से फ्री स्पेस से रिटर्न हुआ है, उसका एड्रेस ptr के पास था। और आपको पता है कि फर्स्ट नोड के पास स्टार्ट का एड्रेस होता है, तो आपने स्टार्ट में इसको असाइन कर दिया, तो स्टार्ट वुड बी पॉइंटिंग टू दी ptr। ये बन गया पहला। और एक काम और करना है, जब ये नोड आ गया, अब देखो जब भी एक नोड आ जाएगा तो उसका डेटा फील्ड को भी एक्सेस करना है, उसके लिंक फील्ड को भी एक्सेस करना है। तो अभी इस नोड पर कौन सा पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है, ptr पॉइंट आउट कर रहा है, तो ptr के थ्रू इस नोड को एक्सेस कर पाओगे, ptr के थ्रू इस नोड को एक्सेस कर पाओगे। डेटा पार्ट लिखना है तो ptr मेरा पॉइंट आउट कर रहा था, तो ptr एरो साइन डेटा पार्ट और जो भी कुछ यूजर से स्कैन करा लिया, नहीं तो अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने 20 लिख दिया, यहाँ पर वैल्यू 20 आ गई। लिंक पार्ट जो कि फर्स्ट नोड है, अभी फर्स्ट नोड है और इसके पास कुछ नहीं है, तो इसके में लिंक पार्ट में नल कर दिया। दैट मीन्स जहाँ पर ptr पॉइंट आउट कर रहा था उसका लिंक पार्ट जो कि स्ट्रक्चर में डिफाइन है नल कर दी। एक नोड का लिंक लिस्ट बन गया ये, दिस इज दी एक नोड का लिंक लिस्ट। अब देखो आपको यहाँ पर दो काम करने होंगे। फर्स्ट तो क्या दो काम करने हैं, दो अलग अलग काम करने होंगे। या तो वो पहली नोड की तरह आ रहा है या वो पहली नोड की तरह नहीं आ रहा है। अगर पहली नोड की तरह आ रहा है तब तो उस नोड का एड्रेस जो भी रिटर्न होकर आया था ptr में वो स्टार्ट को असाइन कराना है, नहीं तो वो जो करंट नोड है, लास्ट नोड है, उसके लिंक पार्ट में असाइन कराना है। ये वाली बात समझ में आया क्या करना है। दो पूरी लिंक लिस्ट क्रिएशन में दो चीज़ें आएंगी सीन में, ये या तो पहली नोड की तरह आ रही है नोड, अगर जब पहली नोड की तरह आ रही है उस केस में मुझे बताएं कि जो एड्रेस रिटर्न हुआ है वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो स्टार्ट में स्टोर होगा। और अगर वो पहली नोड नहीं है, अदर देन दी फर्स्ट नोड है, तो उस केस में जो एड्रेस रिटर्न हुआ है वो कहाँ पर जाएगा, जो भी नोड क्रिएटेड है उसकी लास्ट नोड के लिंक पार्ट में जाएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आता है।
दोबारा बोलूं कि ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? सुन पा रहे हो मेरी बात? सर रिपीट कर दिया। देखो अब लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं, वो भी कैसे? डायनेमिकली, है ना, डायनेमिकली क्रिएट कर रहा हूँ। तो फिर लिंक लिस्ट के पहले प्रोसीजर को, ये सब लिखने से पहले आपको अपना प्रोसीजर को कि कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि बना कैसे रहा हूँ। लिंक लिस्ट इनिशियली क्या है? इनिशियली स्टार्ट है और स्टार्ट की वैल्यू नल है। मैं फिर बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि आप पहले कंसेप्ट को समझ लें, उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दें। मेरे पास इनिशियली एक स्टार्ट है, क्योंकि अभी एक भी नोड नहीं आई है। जब बनना चालू होगा, जिस तरह एरे लिया था तो एरे में एक भी एलिमेंट नहीं था, अभी मेरे पास लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं आई है, तो स्टार्ट नल है, ये इनिशियल है। जब पहली नोड आएगी, जब नोड क्रिएट करोगे, नोड क्रिएशन के बाद आप चेक करोगे क्या ये फर्स्ट नोड है या ये फर्स्ट नोड नहीं है, ठीक है, एनी अदर नोड है। अगर वो फर्स्ट नोड है तो देखो आपको दो काम करने हैं। अगर वो फर्स्ट नोड है, उस केस में तो जो एड्रेस है नोड का, एड्रेस ऑफ नोड हैज टू बी असाइन्ड टू स्टार्ट। ये पहला केस। अब देख रहे हो ये पहला वाला केस कि अगर फर्स्ट नोड आया, आपने नोड क्रिएट कर लिया। नोड क्रिएट करना आपको पता लगा है कि भाई मैलॉक कॉल कर लूँ, मैलॉक कॉल करते ही वो पीटीआर में एक नोड का एड्रेस रिटर्न कर देगा। तो आपको चेक करना है क्या ये पहला नोड है। अब कैसे चेक होगा पहला नोड है? कैसे चेक होगा ये पहला नोड है? बताएं, जल्दी बोले, कोई तो बोलो। स्टार्ट की वैल्यू चेक। स्टार्ट की वैल्यू चेक कर लो। अगर ये पहला नोड है, उससे पहले कोई भी नोड नहीं आया, तो स्टार्ट में नल होगा। तो आपने यहाँ पर यही कंडीशन चेक कर लेनी है फर्स्ट नोड में, जिसको बोल रहा हूँ कि आपने चेक करना है फर्स्ट नोड है। आप चेक कर लोगे क्या स्टार्ट इज इक्वल टू नल। अगर स्टार्ट इक्वल टू नल है तो उस केस में जो भी पीटीआर आया है आप उसको असाइन करा दोगे स्टार्ट को। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। है ना। अगर ये पहला नोड है तो आपको स्टार्ट को असाइन करा देना है पीटीआर। तो जैसे ही असाइन करा दोगे ये लिंक क्रिएट हो जाएगा। डेटा फील्ड फुल अप कर दोगे, इसको नल, लास्ट अभी कुछ नहीं है, नल कर ही दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, असाइनमेंट ऑफ डेटा। और अगर अदर देन फर्स्ट नोड है, ठीक है, एनी अदर है, तो जब ये नोड बनेगा, नोड, अब यही सिचुएशन है, सेकंड वाला केस, ये पहला केस था, ये सेकंड केस है कि भाई अब ये फर्स्ट नोड नहीं है, नया नोड आया, अगेन पीटीआर पॉइंट आउट कर रहा है, रिटर्न करा के पीटीआर में स्टोर करा रहे हो, अगेन पीटीआर पॉइंट आउट कर रहा है। तो क्या ये पहला नोड है? आपने चेक किया क्या स्टार्ट की वैल्यू नल है? नहीं, ये अब तो नल नहीं थी, मैं यहाँ पर स्टोर करा चुका हूँ एक वैल्यू, जो पहले पीटीआर रिटर्न किया था वो मैंने स्टोर करा चुका हूँ। अब ये नल नहीं है, ये एरो ही शो कर रहा है कि ये नल नहीं है, लिंक क्रिएट हो चुका है। अगर लिंक क्रिएट हो चुका है, नल नहीं है, तो इसका मतलब वो कहीं बाद में ऐड होने वाली है, किसी नोड के बाद में ऐड होने वाली है। तो जहाँ पर भी जो लास्ट नोड होगी उस पर आप पीटीआर पॉइंट आउट करा देंगे। अब लास्ट नोड कौन सी होगी इसको भी आप ट्रैक रखेंगे प्रोग्रामिंग में। इसको अभी देखो ये वाला जो नया ये पीटीआर आया है, ये पीटीआर तो खत्म हो चुका है क्योंकि पीटीआर की वैल्यू अपडेट कर दी थी, और अपडेट करके नया नोड आ गया है। अब आपको अपनी प्रोग्रामिंग में ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि लास्ट नोड कौन सी आ चुकी है। जो भी लास्ट नोड आ चुकी है उस पर आप क्या करें, इस पीटीआर की वैल्यू को पॉइंट आउट करा दो। एक और पॉइंटर वेरिएबल ले लेना, एक और पॉइंटर वेरिएबल ले लेना, और जब भी आप नया नोड बनाएं, सपोज उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम ptr1 है, तो ptr1 के लिंक पार्ट में ptr स्टोर करा दो और ptr1 की वैल्यू को अगेन अपडेट कर दो। दोबारा बताऊं, यस सर। नो सर। किसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा?
कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा? बहुत सारे होंगे ये। ये वाला प्रोग्राम बना लोगे? पूरा हाँ, अक्षित कुछ बोल रहा है? कुछ समझ आया, पूरा तो नहीं आया, करके देखना पड़ेगा। अब करके देखना पड़ेगा, बिना करे तो आएगा ही नहीं पूरा समझ में। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आपकी समझ में आ गया। इन चीज़ों को करने के लिए विजुलाइज करने की ज़रूरत है, और विजुलाइज तभी होगा जब आप करके देखोगे। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक और पॉइंटर वेरिएबल ले लेना, अभी मेरी बात ये नहीं समझ में आएगी सर क्यों बोल रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल ले लेना। जब इंसर्ट करोगे तब सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दें, क्या बताएं? तुम क्वेश्चन पूछो। Yes, sir. तुम क्वेश्चन पूछो, क्या क्या वाला पॉइंट बताएं, कौन सा वाला पॉइंट बताएं? सर यही जो लिंक कर रहे हैं पीटीआर से, और ये नेटवर्क इशू का सर, तो सुन नहीं पाया अच्छे से। नेटवर्क इशू वाले तो चलो, ये नोड क्रिएट करना आ गया, मैलॉक से नोड क्रिएट कर लूँगा, उसका एड्रेस मैंने पीटीआर में स्टोर करा दिया। तो जब भी पीटीआर में स्टोर कराओगे तो ऐसा सा दिखेगा। दैट मीन्स डायग्राम में बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको ऐसा सा आपने अलग से नोड शो कर दिया है कि भाई नोड बनकर आ जाएगा, उस नोड को पीटीआर पॉइंट आउट कर रहा होगा। ये सिचुएशन कब आएगी? जब ये आप ये कॉल कर लोगे, मैं एजम्पशन बन के चल रहा हूँ, आप ये स्टेटमेंट कॉल कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे ही ये स्टेटमेंट कॉल करोगे, मैलॉक उस स्ट्रक्चर के साइज का मेमोरी चंक का एड्रेस रिटर्न करेगा, जो कि जिसका की एड्रेस आप पीटीआर में स्टोर करा चुके हो। इस स्टेटमेंट को मैं डायग्राम की फॉर्म में लिख रहा हूँ बार बार। सर हाँ, स्टेटमेंट हमने पीटीआर में वो स्टोर किया है, इनिशियल वैल्यू ये पीटीआर में स्टोर किया है। मैं इससे अब स्टार्ट में क्या किया अभी? बेटा ये वाले पॉइंट छोड़ चुका हूँ मैं, ये बात अभी मैं आगे वाला पॉइंट डिस्कस करूँ। अब मैं ये आगे वाला डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो मैं कर चुका डिस्कस। पहले मेरी बात वो सुनो जो मैं आगे की बात बता रहा हूँ। आगे से पीछे, पीछे से आगे नहीं जा सकते ना। ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका, अब मैं नया पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। और पता नहीं ये किस पॉइंट पे डिस्कस किया था, उस समय पढ़ाते हुए इस पॉइंट को कुछ डिस्कस किया था, तो अब मैं इस वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो पीटीआर ब्लॉक बना हुआ और पीटीआर से पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, ये प्रोग्रामिंग में कौन से स्टेटमेंट मुझे ये डायग्राम दे रहा है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, वो स्टेटमेंट दे रहा है, ये मैंने जो रेड रेक्टेंगल बनाया है, ये स्टेटमेंट ये रिटर्न कर रहा है। ये स्टेटमेंट मैलॉक ने क्या किया, मैलॉक ने करा दिया, मैलॉक ने बना दिया ये, मैलॉक ने बना दी ये बना दी मैलॉक ने, ठीक है। फ्री स्पेस से ये रिटर्न करके मुझे दे दिया इतना, ये जो साइज़ है स्ट्रक्चर के बराबर का साइज़, मैलॉक ने तो काम ये कर दिया था। फिर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू आपने उसको पीटीआर में स्टोर कराया, तो इसका मतलब हो गया कि पीटीआर जो है पॉइंटर वेरिएबल इस नोड को पॉइंट आउट करने लग गया। या दूसरे शब्दों में हम इसको कहें कि इस नोड का एड्रेस पीटीआर नाम के पॉइंटर वेरिएबल के पास है। तो जब भी नोड बनेगी ये बन जाएगा। हमेशा मैं इस डायग्राम को लेके चलूँगा, तो इस डायग्राम की कंसिक्वेंस में आपको समझ में आना चाहिए। एट दी बैकग्राउंड आपने मैलॉक कॉल किया है, और मैलॉक ने जो रिटर्न किया था वो पीटीआर में स्टोर कराया है। ये वाला स्टेटमेंट जैसे ही मैं ये नोट बनाऊँ, आपके बैक ऑफ द माइंड वो स्टेटमेंट आ जाना चाहिए कि सर ने मैलॉक पर कॉल किया है, या मैं प्रोग्रामिंग में मैलॉक कॉल कर रहा हूँ, और उसको मैंने यहाँ पर अगर पीटीआर लिखा है तो इसका मतलब मैंने उसको पीटीआर में स्टोर कराया। अगर मैंने यहाँ पर पीटीआर 1 कर दिया तो इसका मतलब मैं पीटीआर 1 में स्टोर करा रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ चलना है और समझ में आना चाहिए कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बात किया कि पीटीआर में स्टोर करा दिया। अब इस पॉइंट में किसी को दिक्कत है डायग्राम में और स्टेटमेंट में मैच करने में, तो पूछो मुझसे, इस तरह में डायग्राम और स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं है प्रॉब्लम तो नो भी बोल सकते हो। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है, उसकी करस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाया है। तो अब जब नोड बना लोगे तो नोड बनाने के लिए आपको मैलॉक हमेशा कॉल करना होगा। जब जब नोड बनाना है मैलॉक कॉल करो, जब जब नोड बनाना है मैलॉक कॉल करो। मैलॉक करते ही एक नोड आ जाएगा, उसका एड्रेस पीटीआर में पॉइंट आउट को स्टोर होगा। अब जब लिंक लिस्ट बनानी है तो कल के भी डायग्राम में, कल की हमने अपने प्रोग्राम में देखा था कि नोड मैंने N1 N2 N3 बना लिए थे। नोड के लिए मेमोरी तो रिजर्व हो गई, लेकिन अभी लिंक नहीं बने उनके बीच में। तो जब मुझे लिंक बनाना है, लिंक लिस्ट बनानी है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा क्या वो फर्स्ट नोड की तरह आ रहा है या सेकंड नोड की या किसी और नोड की तरह आ रहा है।
जब इनिशियली स्टार्ट होगा तो इनिशियली स्टार्ट होते वक्त आपके पास स्टार्ट की वैल्यू नल होगी, क्योंकि एक भी नोड नहीं आया है तो स्टार्ट इज कंटेनिंग नल। ये किसी भी नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। स्टार्ट की डेफिनेशन क्या कहती थी? इट पॉइंट्स टू दी फर्स्ट नोड, पहली नोड को पॉइंट आउट करता है। क्योंकि अभी तक पहली नोड बनी ही नहीं है तो वो पहली नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा। तो कल भी डिस्कस किया था कि पॉइंटर वेरिएबल है, अनइनिशियलाइज नहीं छोड़ेंगे। जब कहीं पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है वो नल पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आपने इसको स्टोर कर दिया नल। इसको देख कर ही पता लगेगा। अब जब भी एक नया नोड बना, अब मुझे नहीं पता एज ए प्रोग्रामर, मुझे नहीं पता कि वो फर्स्ट नोड बन रहा है, सेकंड नोड बन रहा है, प्रोग्राम रन हो रहा है, नोड बन रहे हैं। तो अगर पहला नोड बन रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो पहला नोड बना है या वो कोई और अदर नोड है। अब पहले नोड के लिए, क्योंकि दोनों के केस में आपको अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करनी है। अगर पहला नोड है तो ये जो पीटीआर आया है इसको आपको स्टार्ट को असाइन कराना होगा, क्योंकि ये पहला नोड है, पहला नोड का एड्रेस स्टार्ट के पास होता है, तो आपको स्टार्ट को ये एड्रेस असाइन कराना होगा। अगर वो कोई और नोड है, फर्स्ट नोड ना होकर वो कोई अदर दूसरी नोड बनी है, तो फिर आप स्टार्ट को तो असाइन नहीं कराने वाले हो, वो भी आप असाइन कराओगे लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट के लिंक पार्ट में। अगर कोई एनी अदर नोड है तो आप जो भी पीटीआर पॉइंट आउट कर रहा होगा, अगर ये सिचुएशन होती कि दो नोड बन चुकी हैं और ये तीसरी नोड बनकर आ रही है, अगर ये तीसरी नोड बनकर आ रही है तो आपका जो एड्रेस है इस नोड का आफ्टर इंसर्शन इनटू द लिंक लिस्ट, ये थर्ड नोड बन जाएगी। ये पहली नोड थी, ये दूसरी नोड थी। अभी तक फॉर द टाइम बिंग दूसरी नोड के लिंक पार्ट में नल है, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। तो ये जो थर्ड नोड बनकर आई है, ये थर्ड नोड का एड्रेस किसके पास होगा? सेकंड नोड के लिंक पार्ट में एड्रेस होगा। तो दैट मीन्स ये जो पीटीआर है, इस पीटीआर को असाइन कराना पड़ेगा आपको सेकंड नोड के लिंक पार्ट में। ये वाली बात समझ में आ गई? अगर आप फोर्थ नोड आती है, अब एक और नोड बनाया, उसको भी पॉइंट आउट पीटीआर कर रहा है। अब फोर्थ नोड आ रही है, क्योंकि ये थर्ड नोड बन चुकी थी तो ये लास्ट नोड की इसके लिंक पार्ट में नल था। आपने चेक किया क्या ये फर्स्ट नोड है? कैसे चेक करोगे? स्टार्ट की वैल्यू से चेक करोगे। क्या स्टार्ट में नल है? नहीं जी, नल नहीं है अभी तो, क्योंकि ये अपडेट कर चुका हूँ, लिंक पार्ट क्रिएट कर चुका हूँ, नल नहीं है। अगर स्टार्ट में नल नहीं है इसका मतलब वहाँ पर कुछ नोड हैं, तो जो लास्ट नोड है उसके लिंक पार्ट में आपको इस नई नोड का एड्रेस स्टोर करा देना है। एड्रेस स्टोर कराते ही ये लिंक बन गया, नल खत्म हो गया यहाँ से। बात समझ में आई क्या बोला? तो आपको ये भी ट्रेस रखना होगा कि आपकी लास्ट नोड पर पॉइंट आउट करता हुआ एक पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। लास्ट नोड पर पॉइंट आउट करता हुआ पॉइंटर वेरिएबल नहीं हुआ तो आप ये असाइनमेंट नहीं कर पाओगे। ये जो असाइनमेंट किया है, लास्ट नोड के लिंक पार्ट में नई नोड का एड्रेस डाला है, ये आप नहीं कर पाओगे जब तक कि आप लास्ट नोड पर पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो। ये वाला पॉइंट समझ में आता है? यस सर। यस सर। तो आज के लिए आपको यही टास्क है। यस सर। आज आप ये अपना प्रोग्राम बना के देखें। कल का हम बेसिक प्रोग्राम बना चुके थे, उसी प्रोग्राम को आप कन्वर्ट करें। स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ पर आपका ट्रेवर्सल का प्रोग्राम नीचे बना हुआ है, लेकिन बीच वाला जो प्रोग्राम है यहाँ पर आपने डेटा पार्ट और नल पार्ट किया था, डेटा पार्ट और लिंक पार्ट को असाइन किया था, वहाँ पर आप मेलॉक के थ्रू असाइन करेंगे। आज की क्लास के लिए मैं आपको उस टास्क पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आप उसको एक बार ट्राई कर लें। तब ये जो मैं वहाँ यहाँ बातें बता रहा हूँ, अभी मैंने देखो बहुत अभी स्टार्ट नहीं किया है। अभी स्टार्ट करने के लिए पहले आप एक बार लिंक लिस्ट थोड़ा सा बनाना सीख जाएं, उसके बाद क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है। देखो अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज सिंगल लिंक लिस्ट। अब देखो पढ़ना क्या क्या है इस लिंक लिस्ट में। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं दिस इज सिंगल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट। इसके बाद आप पढ़ेंगे डबली लिंक लिस्ट, उसके बाद आप पढ़ेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट, और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी अगर सिंगल लिंक लिस्ट नहीं समझ में आ रहा। अब सिंगल लिंक लिस्ट में भी सबसे पहले अभी हम इंसर्शन देख रहे हैं और सबसे पहले हम क्रिएशन देख रहे हैं। क्रिएशन भी हो रहा हमारा इंसर्शन से है ना। सबसे पहले हम क्रिएशन देख रहे हैं, हाउ टू क्रिएट। कल स्टैटिक देखा था,
आज हम डायनेमिक की बात कर रहे हैं। हम आपको धीरे धीरे ले जा रहे हैं डायनेमिक लिंक लिस्ट की तरफ कि स्टैटिक वाला तो अगर मुझे समझ में आ गया था तो मैं डायनेमिकली उसी को डायनेमिक के प्रोग्राम में कैसे चेंज करूँ। फिर जब क्रिएट हो जाएगा फिर मेजर 2 ऑपरेशन पढ़ने पड़ते हैं। 2 ऑपरेशन में एडिशन ऑफ द नोड एंड डिलीशन ऑफ द नोड। और भी ऑपरेशंस आएंगे लेकिन ये 2 बेसिक ऑपरेशंस होंगे, एडिशन ऑफ द नोड। अब एडिशन में भी अपने आप में 3 वैरायटी पढ़नी पड़ती है। एडिशन ऑफ द नोड एट द फ्रंट, फ्रंट में मुझे ऐड करना है या फर्स्ट नोड की तरह ऐड करना है। एडिशन ऑफ द नोड एज द फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड की तरह ऐड करना है। एडिशन ऑफ द नोड एज द लास्ट नोड, लास्ट नोड की तरह ऐड करना है। और एडिशन इन मिड, कहीं मिड पोजीशन पर इंसर्ट करना है। सिमिलरली डिलीशन के लिए भी 3 केसेस पढ़ने होंगे। डिलीशन फ्रॉम द फर्स्ट नोड, डिलीटिंग द फर्स्ट नोड, डिलीटिंग द लास्ट नोड एंड डिलीटिंग एनी स्पेसिफिक नोड। दैट मीन्स क्रिएट, ऐड, डिलीट, और ऐड में 3 और डिलीशन में 3। दैट मीन्स 3 और 3 6 और 1 7 मेजर ऑपरेशन। ये 7 डबली के साथ भी और यही 7 सर्कुलर के साथ भी। पहले एल्गोरिथम, अभी एल्गो की तो बात ही नहीं की है मैंने, पहले एल्गोरिथम और फिर उससे रिलेटेड प्रोग्राम। ठीक है, अभी हमने एल्गोरिथम की बात नहीं की है, मैं डायरेक्टली आपको क्रिएशन बता रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आप उसको समझ पाएँ कि कर क्या रहे हैं। क्योंकि आगे वाले अगर आपने क्रिएशन कर लिया है तो ये आप देखेंगे इंसर्शन इन लास्ट ही हो रहा है। जब भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट करने में कर क्या रहा हूँ, एंड में एक जोड़ दे रहा हूँ। आगे बनाना है, एंड में एक नोड जोड़ दे रहा हूँ। अगर एंड में नोड जोड़ रहा हूँ तो आप देखेंगे एडिशन ऑफ द नोड एज अ लास्ट नोड, कहीं ना कहीं मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ। जब मैं ये पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये हम कर चुके हैं, एडिशन एज द लास्ट नोड कर रहे हैं। जब भी मैं एडिशन एज द लास्ट नोड कर रहा हूँ मैं लिंक लिस्ट को क्रिएट ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं कह रहा हूँ आज आप इस प्रोग्राम को करें, क्योंकि कल की क्लास से फिर नेक्स्ट क्लास से मैं एल्गोरिथम्स बताऊंगा, क्योंकि अभी एल्गोरिथम के लिए भी मुझे कुछ कंसेप्ट बताने पड़ेंगे। एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, पहले एल्गो लिखेंगे, उसके बाद उसका सी फंक्शन लिखेंगे। लेकिन आप पहले इसको क्रिएट करने के लिए ज़रूर ट्राई कर लें। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन कल तक ये आप कर लें। कर लोगे ना? हाँ सर, ट्राई कर लेंगे। हाँ ट्राई कर लो ना, नहीं होगा तो फिर हम करा ही देंगे।